हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग रिसर्च के अंतर्गत एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, चलिए देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट एंड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ ईबीपी। काफ़ी अच्छे से हमने इसके मीनिंग को समझा, डेफिनेशन को समझा। अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, steps of evidence based practice. Next is barrier to implementing EBP and strategies to overcome it. Next is conclusion. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। ध्यान से समझना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है या ये वीडियो आपके किसी भी प्रकार से हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जब हम क्लिनिकल सेटिंग के अंदर, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, कि पेशेंट के ऊपर हमको बेस्ट अवेलेबल एविडेंस को यूज करना है। बेस्ट अवेलेबल एविडेंस मतलब पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्या क्या लेटेस्ट इंटरवेंशंस डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है, या उनको फॉर्मुलेट किया गया है, उन रिसर्च को यूज करना, उन इंटरवेंशंस को यूज करना, वो कहलाता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज करेंगे तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हमको चाहिए जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, और किन किन चीजों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, पहला स्टेप है फॉर्मुलेट ए क्लियर क्लिनिकल क्वेश्चन इन पिको फॉर्मेट। पिको फॉर्मेट क्या है आगे देखेंगे हम। फॉर्मुलेट ए क्लियर क्लिनिकल क्वेश्चन, जब भी हम कोई भी एविडेंस यूज करना चाहते हैं तो उस एविडेंस से रिलेटेड सारी चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, क्या हमने जो एविडेंस सेलेक्ट किया है वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, उसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे कि इसके बजाय हमको ये यूज करना है। तो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, वो एक रहेगा, साथ में दूसरा आपका न्यू इंटरवेंशन रहेगा, और उसके बाद उस नए इंटरवेंशन के क्या हमको परिणाम मिल सकते हैं, परिणाम मिलेंगे तो हमको कब चेक करने हैं, कब उनको इवेल्युएट करना है, किस तरीके से इवेल्युएट करना है, सारी चीजें। ठीक है, तो आपके मन में हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका क्लिनिकल क्वेश्चन रेडी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए पिको फॉर्मेट में। पिको फॉर्मेट को हम आगे स्टेप बाय स्टेप जब हम हर स्टेप को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। नेक्स्ट इज सर्च फॉर बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। तो पहला तो आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, उस क्वेश्चन के आधार पर आप क्या करोगे डियर, बेस्ट अवेलेबल एविडेंस को सर्च करोगे। नेक्स्ट इज क्रिटिकली अप्रेज द एविडेंस। क्रिटिकली अप्रेज द एविडेंस कैसे करेंगे, पूरा स्टेप्स है। अप्लाई एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, आपको एविडेंस को अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज एवेल्युएट आउटकम्स एंड इफेक्टिवनेस, की कितना इफेक्टिव रहा। एंड नेक्स्ट इज शेयर एंड डिसेमिनेट रिजल्ट्स। अब आपने तो यूज कर लिया और आपने देखा कि जो नया इंटरवेंशन हमने यूज किया था पेशेंट के ऊपर वो इफेक्टिव था या नहीं था। अगर नहीं था उस कंडीशन में भी और था उस कंडीशन में भी, आप अपनी रिपोर्ट को शेयर करोगे अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, अपने कलीग के साथ, या किसी जर्नल्स के माध्यम से या किसी पेपर के माध्यम से दूसरे स्टाफ के साथ, जो आपके हॉस्पिटल में नहीं हो, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में हो, किसी दूसरी सिटी में हो। उससे क्या होगा कि आपने क्या किया था, उस इंटरवेंशन को ट्रायल किया था पेशेंट के ऊपर। अब वो इंटरवेंशन इफेक्टिव था या नहीं था, दोनों ही बार, दोनों की ही रिपोर्ट, चाहे वो इफेक्टिव हो चाहे नहीं हो, दोनों ही केस में आपको अपने जो रिजल्ट्स है, जो आउटकम है, उसको डिसेमिनेट करना है, ताकि दूसरा उस चीज को समझ ले, दूसरा स्टाफ उस चीज को समझ ले कि मुझे इस इंटरवेंशन को यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है डियर, तो ये स्टेप्स है। क्या क्या डियर, फर्स्ट आपका फॉर्मुलेट ए क्लियर क्लिनिकल क्वेश्चन, सेकंड वन इज सर्च फॉर बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, थर्ड वन इज क्रिटिकली अप्रेज द एविडेंस, फोर्थ वन इज अप्लाई एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, फिफ्थ वन इज इवेल्युएट आउटकम्स, एंड नेक्स्ट इज शेयर एंड डिसेमिनेट रिजल्ट्स। ठीक है डियर, तो चलिए वन बाय वन हम समझते हैं। पिको फॉर्मेट का मतलब क्या है। पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, पेशेंट या प्रॉब्लम। पॉपुलेशन या पेशेंट, अगर आप कम्युनिटी में है तो पी का मतलब हो गया पॉपुलेशन, अगर आप हॉस्पिटल में है तो आपके हो गया पेशेंट की प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम या पेशेंट की प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज
इंटरवेंशंस, इंटरवेंशंस मतलब आई मतलब इंटरवेंशंस और एक्सपोजर्स, आप पेशेंट के ऊपर क्या इंटरवेंशंस यूज करने जा रहे हैं। तीसरा कंपैरिजन, आपका कंपैरिजन पॉइंट क्या रहेगा या कंपैरिजन वाला इंटरवेंशंस कौन सा रहेगा, किससे आप इसको कंपेयर करेंगे। एंड नेक्स्ट इज आउटकम, आप आपका जो आउटकम है वो क्या रहेगा या आप उसको किस तरीके से असेस करेंगे। ठीक है, तो पिको फॉर्मेट में होना चाहिए। एग्जांपल है हु आर द पेशेंट, पेशेंट कौन है एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, पेशेंट कौन है, उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, व्हाट डू वी डू टू देम, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, या व्हाट आर दे एक्सपोज टू, या उनके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है मतलब कौन सा इंटरवेंशन यूज किया जा सकता है। व्हाट डू वी कंपेयर द इंटरवेंशंस विद, हम किस इंटरवेंशंस के साथ इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। तो यहां पर तो इंटरवेंशंस हो गया किसका, जो आप नया इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हो, किसकी तुलना में, जो आपका ट्रेडिशनल इंटरवेंशन है। ठीक है, जैसे कहा कि पैरासीटामोल और कोल्ड स्पंजिंग, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, तो कोल्ड स्पंजिंग के बजाय पैरासीटामोल या पैरासीटामोल के बजाय कोल्ड स्पंजिंग, या फिर कोई नया मेथड आता है। ठीक है, पोजीशन को लेकर के कि सेमी फॉलर्स पोजीशन या फॉलर्स पोजीशन सीओपीडी के पेशेंट में या कार्डियक पेशेंट में। तो जो आप ऑलरेडी यूज करते जा रहे हो वो तो हो गया आपका कंपैरिजन, और जो आप नया यूज करते जा रहे हो वो है नया यूज करने वाले हो, वो हो गया डियर इंटरवेंशंस। आउटकम में व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द आउटकम्स, आउटकम क्या मिलेगा। ठीक है, तो पिको फॉर्मेट में आपका ये क्वेश्चनिंग क्लियर होना चाहिए, आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हो, आपका पेशेंट क्या है, उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या उसको अप्लाई करना चाहते हो, कौन सा इंटरवेंशन अप्लाई करना चाहते हो, आप किस इंटरवेंशन के साथ उसको कंपेयर करना चाहते हो, और आप क्या एक्सपेक्टेड आउटकम चाहते हो। ठीक है डियर, एक्सपेक्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो इंटरवेंशन क्या करे पेशेंट के साथ, रिड्यूस करना चाहिए या इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए, 3 अलग अलग कंडीशंस के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है इन पेशेंट विद एक्यूट एमआई, पॉपुलेशन क्लियर, सॉरी पेशेंट क्लियर, पेशेंट विद प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट विद एक्यूट एमआई, पेशेंट को क्या है एक्यूट एमआई। दूसरा है डज अर्ली ट्रीटमेंट विद ए स्टेटिन, क्या यूज कर रहे हैं डियर, अर्ली ट्रीटमेंट स्टेटिन कंपेयर टू प्लेसिबो डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी। एक पेशेंट आया आपके पास एक्यूट एमआई की कंडीशन में, अभी क्रॉनिक कंडीशन में नहीं है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट स्टेटिन से स्टार्ट कर देते हैं आज की तारीख में भी, किसके कंपैरिजन में, प्लेसिबो। एक ऐसा पेशेंट है जिसको कि हम अभी तक प्लेसिबो दे रहे थे। ठीक है, प्लेसिबो होता है वो मेडिसिन जो कि नॉन मेडिकल सब्सटेंस होता है, जिसका कोई भी मेडिसिनल पर्पस नहीं होता, ना ही वो किसी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को कैरी करती है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे को मेडिसिन दे दी गई है, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, केवल उसकी थिंकिंग चेंज होने की वजह से, तो उसको अपन बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। क्या बोलते हैं डियर, प्लेसिबो इफेक्ट। तो कंपेयर टू प्लेसिबो कि अगर हम कुछ ऐसे ही मेडिसिन उसको हम दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, जिससे उसको ये बिलीव हो रहा है कि नहीं मेरे को ये बेनिफिट कर रही है, या फिर उसके बजाय हम स्टेटिन दे उसको। ठीक है, तो अभी तक प्लेसिबो का यहाँ पर क्या हो गया कि अभी तक हम उसको कुछ नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर उसके बजाय हम पेशेंट को स्टेटिन देना स्टार्ट कर दें तो क्या इससे कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी डिक्रीज होगी। अब इसके लिए आप क्या करोगे डियर, एविडेंस इकट्ठी करोगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर क्वेश्चन हो गया। आपका प्रायोरिटी क्या है, स्टेटिन से रिलेटेड रिसर्च को कलेक्ट करना। ठीक है, स्टेटिन को लेकर के क्या क्या अलग अलग जो है रिसर्चेज हो चुके हैं उनको कलेक्ट करना। सेकंड केस है डियर, इन वुमेन विद सस्पेक्टेड कोरोनरी डिजीज, एक महिला है जिसको कि कोरोनरी डिजीज का सस्पेक्शन है कि वो हो सकता है उसको। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ एक्सरसाइज इको, अगर हम उसके इको करते हैं तो कोरोनरी डिजीज को डायग्नोस करने में ये कितना एक्यूरेट है। ठीक है, यहां पर देखिए ट्रीटमेंट, यहां पर किसकी बात हो रही है, डायग्नोसिस की बात हो रही है। तो किसी भी पर्पज से हम ईबीपी यूज कर सकते हैं, चाहे तो ट्रीटमेंट के पर्पज से हो चाहे डायग्नोसिस के पर्पज से।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता और हमको समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करें जिससे पेशेंट का हम डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी कर सके, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी ही जल्दी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है डियर, तो जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो हम ऐसी टेक्निक खोजने जा रहे हैं, हम ऐसी टेक्निक सेलेक्ट करेंगे जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी पेशेंट आता है हम सीधा उसको उसी मेथड के द्वारा डायग्नोस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक महिला है आपके सामने और कोरोनरी डिजीज सस्पेक्टेड है, हमको पता लगाना कि कोरोनरी डिजीज है या नहीं है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ एक्सरसाइज इको, अगर हम इको करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है कंपेयर टू द एक्सरसाइज ईसीजी। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं डियर, ईसीजी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ईसीजी ज्यादा एक्यूरेट है या फिर नई जो टेक्नोलॉजी आई है क्या, इको, इको जो मेथड है वो ज्यादा एक्यूरेट है। किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, फॉर डायग्नोसिंग सिग्निफिकेंट सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन कैसे बनाना डियर, पीको फॉर्मेट में। चार चीजें, चार कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन क्या है आपकी, उसकी कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट प्रॉब्लम, दूसरा इंटरवेंशन या एक्सपोजर, आप क्या नया उसको खोजने जा रहे हो, क्या नया उसको अप्लाई करने जा रहे हो इन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल या प्रीवियस वन। तो यहाँ पर दोनों में इंटरवेंशन होंगे, इंटरवेंशन न्यू इंटरवेंशन और ये ओल्ड इंटरवेंशन, और आउटकम आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो आउटकम किसमें, डायग्नोसिंग सिग्निफिकेंट सीएडी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है इन पोस्ट मिनोपोजल वुमेन। पोस्ट मिनोपोजल वुमेन, आप मेडिकल फील्ड से है और इसका मतलब समझ में आ रहा है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पॉज हो जाती है। ठीक है, अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर, ये एक अप्रोक्सीमेट एज है 45 to 50 ईयर। इस एज में आकर के मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं मेनोपॉज। तो इन पोस्ट मेनोपोजल वुमेन डज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कंपेयर टू नो एचआरटी, कंपेयर टू नो एचआरटी। अभी तक हम फीमेल्स को कुछ भी नहीं दे रहे थे, लेकिन क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन हो जाता है। ठीक है, फ्लशिंग और हीटनेस, इस तरीके के सिम्टम्स फीमेल्स को फील होते हैं। तो अभी तक हम कुछ नहीं दे रहे थे, लेकिन नो एचआरटी के बजाय अगर हम एचआरटी दें, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो क्या इससे इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्या इससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये अलग अलग तरीके के अलग अलग कंडीशन में हमने क्वेश्चंस बना लिए। क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने चाहिए और पीको फॉर्मेट में होने चाहिए। तो पीको फॉर्मेट ध्यान रखिए, PICO, पेशेंट प्रॉब्लम, इंटरवेंशंस, कंपैरिजन एंड आउटकम। नेक्स्ट स्टेप क्या डियर, एक्वायर एविडेंस। अब आपने प्रॉब्लम बना ली, अब आपको क्या करना है डियर, एविडेंस एक्वायर करना है। सर्च फॉर द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, कहाँ से सर्च करोगे, जर्नल से, रिसर्च आर्टिकल से, गाइडलाइंस, डेटाबेस लाइक पबमेड, कॉकरेन। ये क्या डियर, जो वेबसाइट को मैंने सर्कल किया है ये ऑनलाइन रिसर्च डेटाबेस है। यहाँ पर आप जो भी रिसर्च करते हो वो अपनी रिसर्च को या तो ऑफलाइन जर्नल्स के अंदर पब्लिश कराते हैं या रिसर्च आर्टिकल में पब्लिश कराते हैं, या फिर ऑनलाइन रिसर्च डेटाबेस में पब्लिश कराते हैं, जिसमें मोस्ट जो रिलायबल एंड वैल्यूएबल जो वेबसाइट्स हैं वो आपकी पबमेड, कॉकरेन। ठीक है, इसके अलावा स्कोपस, ये क्या डियर आपकी रिसर्च डेटाबेस, और ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन होने का फायदा क्या होगा, एक तो आपका पब्लिकेशन इजी हो जाता है, दूसरा सर्चिंग इजी हो जाती है, वर्ल्ड वाइड इसको अपन सर्च कर सकते हैं। ऑफलाइन की क्या लिमिटेशंस है कि पर्टिकुलर एरिया जहां पर वो पब्लिकेशंस आपका जा रहा है वहीं तक लोगों को अवेलेबल हो पाएगा, लेकिन ऑनलाइन का बेनिफिट क्या है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को भी, किसी भी रिसर्चर्स को भी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही मोड से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जर्नल्स के माध्यम से, रिसर्च आर्टिकल्स के माध्यम से, या कोई पर्टिकुलर उस कंट्री के गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस हो। जैसे अपने अगर कोई गाइडलाइंस बनानी हो हेल्थ से रिलेटेड तो कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
उसकी अगर कोई गाइडलाइंस हो तो वो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, कि क्योंकि पेशेंट की केयर से रिलेटेड कई बार वो भी गाइडलाइंस देती हैं कि इस तरीके से करना है या नहीं करना है। ठीक है डियर। तो क्या स्टेप्स है सेलेक्ट करने का? अगर आपको बेस्ट एविडेंस सेलेक्ट करने का, तो पहला पार्ट तो था आपका फॉर्मुलेट क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका आइडेंटिफाई सोर्स। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को ऑफलाइन मेथड से चाहिए या ऑनलाइन मेथड से चाहिए। सर्च डेटाबेस। ठीक है। तो आपने कहा कि मेरे को तो ऑफलाइन से चाहिए तो ऑफलाइन सर्च करोगे, ऑनलाइन से चाहिए तो ऑनलाइन सर्च करोगे। तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को इस लाइब्रेरी से मिल सकता है या इस वेबसाइट से मिल सकता है। ये आपने आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सर्चिंग स्टार्ट कर दी। सर्चिंग स्टार्ट करने के बाद आपने रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल अलग अलग रिसर्चर्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने कलेक्ट किए। उन डॉक्यूमेंट्स को क्रिटिकली अप्रेज किया कि इनमें से कौन सा इंटरवेंशंस रखने वाला है और कौन सा रखने वाला नहीं है। उनको आपने ऑर्गेनाइज किया और अप्लाई इन प्रैक्टिस। तो ये बाद की स्टेप के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड अप्लाई इन प्रैक्टिस ये बाद की स्टेप, फ्यूचर स्टेप्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर इसकी जो स्पेशल स्टेप्स क्या हो गए डियर? फॉर्मुलेट क्वेश्चन आपका फर्स्ट स्टेप में गया पीको फॉर्मेट में, आइडेंटिफाई सोर्सेस, सर्च डेटाबेस एंड रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है डियर। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकली अप्रेज द एविडेंस। अब आपने एविडेंस ले लिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग मोड के माध्यम से, जैसे जर्नल्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, गाइडलाइंस हो गई, या फिर आपका रिसर्च ऑनलाइन डेटाबेस हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है डियर? क्रिटिकली अप्रेज करना है। क्रिटिकली अप्रेज करने के लिए आपके पास एक चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के माध्यम से अप्रेज करोगे। ये चेकलिस्ट कब यूज करनी है? बेड साइड यूज करनी है। आपने अपने लेवल पे उसको अप्रेज कर लिया, लेकिन लास्ट टाइम फाइनली जब आप उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, उस वक्त भी आपको एक बार उसको क्रिटिकली अप्रेज करना है। क्रिटिकली अप्रेज का मतलब उसके बेनिफिट्स एंड हार्म को एनालिसिस करना है, उसके गुण एंड दोषों को अप्लाई करना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है। तो यूज एट बेड साइड आपने सारा काम कर लिया, सारी प्रोसेस हो गई और फाइनली आपने इंटरवेंशंस भी सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए, लेकिन फाइनली जब आप उसको अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पहले भी आपको अपने से क्वेश्चनिंग करनी है। तो उसके लिए चेकलिस्ट हमारे पास। इज द क्वेश्चन क्लियर? पीको फॉर्मेट में है या नहीं? क्वेश्चन क्लियर है हमारे माइंड में, हम क्या करने जा रहे हैं वो चीजें क्लियर है या नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इज द एविडेंस करंट? देखिए करंट की बात हर बार हो रही है, करंट होना चाहिए। एंड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। ठीक है। रिलायबल सोर्स से होना चाहिए, मतलब जिसपे भरोसा किया जा सके, ऐसा सोर्स। नेक्स्ट इज इट एप्लीकेबल टू माई पेशेंट? क्या ये इंटरवेंशंस मेरे पेशेंट के लिए एप्लीकेबल है? जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है? पॉपुलेशन सेटिंग, मतलब एक तो पेशेंट का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है नहीं बैठता। दूसरा सेटिंग, हम किस एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, हम किस वार्ड में अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो जगह सूटेबल है या नहीं। और तीसरा रिसोर्सेज, जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है पेशेंट को इंटरवेंशन देने के लिए, क्या वो सूटेबल है या नहीं है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, हार्म्स, कॉस्ट हियर? क्या इसके लाभ रहेंगे, क्या इसकी हानियां रहेंगी? ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो आपको एनालाइज करना है। हैव आई डिस्कस्ड ऑप्शंस एंड कंफर्म द पेशेंट प्रेफरेंस? क्या मैंने पेशेंट के साथ अवेलेबल ऑप्शन डिस्कस कर चुका हूं और क्या मैंने पेशेंट की प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। डिड आई डॉक्यूमेंट द रीजनिंग एंड प्लान? क्या मैंने उस पर्टिकुलर इंटरवेंशंस को सेलेक्ट करने का कारण लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन, कि मेरे पास 3 से 4 प्रकार के इंटरवेंशंस अवेलेबल थे, 3 से 4 प्रकार के एविडेंस अवेलेबल थे, लेकिन उनमें से मैंने किसी एक को सेलेक्ट किया। तो क्या उस सिलेक्शन में मैंने पेशेंट के साथ डिस्कशन किया, उसकी ओपिनियन ली? और दूसरा है उस पर्टिकुलर इंटरवेंशंस को सेलेक्ट करने के पीछे का कारण क्या है, क्या उस कारण को मैंने डॉक्यूमेंट किया? और जो एविडेंस मैं यूज करने जा रहा हूं उसको मैं किस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा। तो एक तो वाई हो गया, वाई आई सेलेक्टेड दिस इंटरवेंशंस, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, क्या ये मेरे लिए क्लियर है कि मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। हाउ विल आई मेजर आउटकम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, मैं किस तरीके से इसके आउटकम को मेजर करूंगा कि मेरे को इफेक्टिव रिजल्ट मिले है या नहीं मिले। एंड व्हेन विल आई रिव्यू, और इंटरवेंशंस अप्लाई करने के बाद किस स्टेप पर या कितने टाइम बाद मैं उसके आउटकम को रिव्यू करूंगा।
ऐसा नहीं कि आपने इंटरवेंशंस करके छोड़ दिया, पूरा टाइम हो गया और लास्ट में जाकर के आप रिव्यू कर रहे हैं या 2 दिन बाद रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि इस इंटरवेंशंस का रिव्यू मेरे को कब करना है, 2 घंटे बाद करना है या इमीडिएटली करना है या 8 घंटे बाद करना, जो भी है वो आपके पास प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चेकलिस्ट है, इसको हम यूज कर सकते हैं बेड साइड बिफोर अप्लाइंग द एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की फर्स्ट स्टेप क्या थी डियर, पिको फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, तो क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर है, पिको फॉर्मेट। दूसरा है सेलेक्ट द बेस्ट एविडेंस। तीसरा है क्रिटिकली अप्रेज द एविडेंस, जो हमने एविडेंस सेलेक्ट किया है क्या वो हमारे इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है या नहीं बैठता। नेक्स्ट इज अप्लाई एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जब सारी चीजें हो गई, अब आपको क्या करना है, उस एविडेंस को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट द फाइंडिंग्स विद क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस इन रियल प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट इज इवेल्युएट आउटकम्स एंड इफेक्टिवनेस। इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग एविडेंस। वाज पेशेंट केयर इंप्रूव्ड, क्या पेशेंट को कोई बेनिफिट हुआ, क्या उसकी केयर इंप्रूव हुई। वेयर कॉम्प्लिकेशंस वर कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस, क्या पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से हमने ये इंटरवेंशंस यूज किया या ये एविडेंस यूज किया, क्या उससे पेशेंट को कुछ बेनिफिट हुआ, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर एंड डिसेमिनेट रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स हमको मिले, चाहे वो हमारा इंटरवेंशन इफेक्टिव था या नहीं था, वो इंटरवेंशन हमारे लिए इफेक्टिव था या नहीं था, दोनों ही केस में हमको रिजल्ट्स को क्या करना है डियर, डिसेमिनेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटिंग ईबीपी। जब हम ईबीपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। पहला क्या है डियर, लेक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। आपको पता है कि नर्सेज के ऊपर वर्कलोड कितना है, ये आप और हम सब जानते हैं। देयर आर ओवरबर्डन विद द वर्क, जरूरत से ज्यादा, ठीक है। आईएनसी की जो गाइडलाइंस है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो गाइडलाइंस है, पेशेंट नर्स पेशेंट रेशो है, वो कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा। कुछ एक आध कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को अगर हम छोड़ दें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सेज की जो कंडीशंस है वो ऐसी है कि उनका काम ही खत्म नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे आर ओवरबर्डन विद द वर्क। और ऐसी स्थिति में हम ईबीपी के बारे में सोचे तो इतना टाइम मिलता नहीं, ठीक है। तो ये चीजें कब है, आप नर्सेज को या मेडिकल स्टाफ को फ्री टाइम दीजिए और उनके अंदर उनको मोटिवेट कीजिए। दूसरा पॉइंट भी आपके सामने आएगा कि मोटिवेशन नहीं मिलता, सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये बैरियर्स है, हम बैरियर्स की बात कर रहे हैं। लिमिटेड नॉलेज और ट्रेनिंग, आपको पता ही नहीं है ईबीपी भी कुछ चीज होती है, या अगर पता है तो कैसे अप्लाई करें उसके बारे में प्रॉपर आपके पास स्किल्स नहीं है, तो ट्रेनिंग की कमी है। लिमिटेड नॉलेज और ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस टू चेंज अमोंग स्टाफ, अब आप तो कुछ नया करना चाह रहे हो लेकिन आपके बाकी स्टाफ कह रहे हैं कि यार पता नहीं क्या फफूंद ले आया, कि पता नहीं क्या करना चाह रहा है, ऐसे जो चल रहा था वो बढ़िया है, इसको पता नहीं नया नया क्या करने की जरूरत पड़ती है। या आपके सीनियर कहे कि नहीं हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं और आप पता नहीं नया क्या करने जा रहे हो, तो जो भी कुछ नया करोगे वो फॉलो तो होगा नहीं, इससे बेटर कि आप इसको रहने दो। तो कई इसमें जो है आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट एक्सेस टू रिसर्च एविडेंस, अब आप करना भी चाहते हो, स्टाफ भी आपको सपोर्ट कर रहा है, सीनियर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एविडेंस ही नहीं मिल रहा। आपने इंटरनेट पे देखा, आपने ऑफलाइन जर्नल्स में देखा, लेकिन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो जितना भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनसे आपको कुछ खास मिला नहीं, और बाकी का आपके पास क्या है, इनएडिक्वेट एक्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ऐसी पॉलिसी होती है कि आप पेशेंट के ऊपर कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते जब तक कि उनके ऑर्डर्स ना हो या वहां से रिकमेंड ना हो, तो कुछ पॉलिसी भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम बैरियर्स। हम ऐसी क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे कि हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकें। तो बैरियर समझ में आ गया आपके क्या क्या डियर, लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, लिमिटेड नॉलेज और ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस टू चेंज अमंग स्टाफ, इनएडिक्वेट एक्सेस टू रिसर्च एविडेंस, एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पूरी दोनों वीडियो में, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2, पूरा पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। वीडियो को बीच में पॉज करके और आप ये
लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, ये उसी हिसाब से जैसे कि आपके नोट्स का काम कर जाएगा। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और ये आप कंटेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम बैरियर्स। क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने बात की थी कि नर्सेज के पास ट्रेनिंग नहीं होती या नॉलेज नहीं होती, तो उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंडक्ट वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर नर्सेज। नर्सेज को हम ईबीपी यूज करने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लेवल का काम है, हॉस्पिटल। कौन करेगा डियर ये सारा काम, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। कौन करेगा डियर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एक्सेस टू लाइब्रेरीज, ऑनलाइन जर्नल्स एंड डेटाबेस। कई बार इनकी जो परचेजिंग होती है, सब्सक्रिप्शन होता है, वो कॉस्टली होता है। तो जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स है, वो इनका सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं और अपने स्टाफ को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर इस तरीके का है कि कॉस्ट फंडिंग का इशू है, तो इंस्टीट्यूट अगर अपने स्टाफ को अप टू डेट रखना चाहता है या अपने हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ नया करना चाहता है, पेशेंट की केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, तो इन जर्नल्स का एक्सेस लेकर के अपने स्टाफ को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो प्रोवाइड एक्सेस टू लाइब्रेरीज, ऑनलाइन जर्नल्स एंड डेटाबेस, एनकरेज ए रिसर्च कल्चर इन हॉस्पिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं होगा, जब तक एनवायरनमेंट हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ नया करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। सो द हॉस्पिटल शुड एनकरेज ए रिसर्च कल्चर, डेवलप ईबीपी कमेटीज इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। हर हॉस्पिटल्स को चाहिए कि एक ईबीपी कमेटी बनाए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कमेटी बनाए, जो कि स्टाफ को गाइड करे, ठीक है। अगर उनकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन आ रहा है तो उस रिकमेंडेशंस को स्टडी करें और उसको अप्लाई करवाने के लिए हर संभव कोशिश करें। तो ईबीपी कमेटी होगी तो और काम आसान हो जाएगा स्टाफ के लिए। प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, मोटिवेट नर्स बाय शोइंग बेनिफिट्स ऑफ ईबीपी इन पेशेंट आउटकम्स। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक्ड है। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारा स्टाफ कुछ नया करना चाहता है पेशेंट के साथ, इस चीज को अगर एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि उस हॉस्पिटल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां का स्टाफ भी फ्री माइंडेड रहेगा, अप टू डेट रहेगा। पेशेंट को जो केयर उस हॉस्पिटल के अंदर दी जा रही है वो भी क्वालिटेटिव रहेगी। और अगर पेशेंट को आप क्वालिटेटिव केयर दे रहे हो, कम खर्चे में, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव केयर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल का जो है नाम होगा। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के ऊपर भी इस चीज का फर्क पड़ेगा और पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा उस हॉस्पिटल को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन यहाँ पे जरूरी है। बाकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर, तो आपके नोट्स का काम करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स, बेस्ड ऑन एविडेंस दैट हैंड वॉशिंग रिड्यूसेस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ पर हम हैंड वॉशिंग का हमारा कोई कल्चर नहीं था, हम हैंड वॉशिंग पर शिफ्ट हुए, फिर सोप एंड वाटर के बाद हम हैंड सैनिटाइजर पर शिफ्ट हुए, ठीक है। प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन, यूजिंग एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस लाइक रिपोजिशनिंग एवरी 2 आवर्स, ठीक है। जैसे मान के चलो पेशेंट लंबे समय तक बेड रिडन है और आपने देखा कि लंबे समय तक बेड पर रहने की वजह से पेशेंट के जो प्रेशर पॉइंट है उन पर स्किन रेड हो गई और वहां पर एक अल्सर डेवलप हो गया। तो अब आपको समझ में नहीं आया कि इसको हम कैसे ठीक करें या इसको होने से कैसे रोकें। तो आपने एविडेंस कलेक्ट किया और आपको पता चला कि अगर हम पेशेंट को हर 2 घंटे से रिपोजिशन करते हैं तो बेड सोर के चांसेस को या उसके रिस्क को कम किया जा सकता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है जो कि लंबे समय तक बेड पर लेटा हुआ है काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से, तो हम उसको रिपोजिशनिंग करके उसकी पोजीशन एवरी 2 आवर्स चेंज करके हम उसके अंदर बेड सोर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं रिसर्च जो है वो पेशेंट के कंफर्ट को इंक्रीज कर रही है नहीं कर रही, पेशेंट के अंदर हार्म को कम कर रही है नहीं कर रही। तो रिसर्च यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, रिसर्च को अप्लाई करना, एविडेंस को अप्लाई करना हमारे लिए जरूरी है। कंबाइनिंग फार्मेकोलॉजिकल एंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल टेक्निक, पेन मैनेजमेंट के लिए अब कई बार जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन है और ट्रेडिशनल मेडिसिन,
कन्वेंशनल मेडिसिन और अल्टरनेटिव मेडिसिन, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कई कंट्रीज में नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर है। एलोपैथी कहेगी कि नहीं, आयुर्वेदा या यूनानी जो है वो अलग है, और अगर आप उनका ट्रीटमेंट ले रहे हो तो एलोपैथी हम नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो वो डिनाई करते हैं आयुर्वेदा के या होम्योपैथी के या यूनानी के अदर जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स है उनके बेनिफिट्स को कंप्लीटली डिनाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी रेमेडी से पेशेंट को कंफर्ट मिलता है, हमारा मेन एम है पेशेंट का कंफर्ट। जिस भी रेमेडी से अगर पेशेंट को कंफर्ट मिलता है, हमें उस रेमेडी को यूज करना है, ठीक है। वो एक अलग लेवल का इशू हो गया। चलो अपन यही देख लेते हैं, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स। अगर आप मेडिसिन दे करके ठीक कर सकते हैं, प्लस अगर आप जैसे हो गया हॉट वाटर बैग, अगर कहीं मसल्स क्रैम्प हो गया उसकी वजह से हो रहा है, तो हॉट वाटर बैग अपन अप्लाई कर सकते हैं, हॉट एप्लीकेशंस कर सकते हैं ताकि मसल्स क्रैम्प्स कम हो जाए, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से कि आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक टेक्निक्स यूज कर रहे हैं या रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं या फिर एलोपैथिक अप्रूव्ड टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से हमारा मेन एम क्या है, पेशेंट को कंफर्ट देना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आयुर्वेदिक इफेक्टिव नहीं है, तो आप एक बार यूज करके उसको साइंटिफिकली प्रूव करके उसको आप यूज कीजिए। अगर नहीं है तो उसको हम अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। तो कंबाइनिंग फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक के द्वारा हम पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। फॉल प्रिवेंशन एंड प्रोग्राम्स, एविडेंस शोज दैट यूज ऑफ बेड अलार्म्स। फॉल प्रिवेंशन क्या होता है, कई बार पेशेंट बेड से गिर जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार उसको चोट भी हो जाती है और कई बार नर्सेज को पता भी नहीं लग पाता, तो लंबे समय तक वो जमीन पर गिरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बेड अलार्म्स, अगर पेशेंट गिरने वाला हो, बेड अलार्म्स उसके अप्रोच में हो तो वो बेड अलार्म बजा सकता है ताकि कोई भी स्टाफ आकर के उसको अटेंड कर ले। तो एविडेंस शोज दैट यूज ऑफ बेड अलार्म्स एंड प्रॉपर लाइटिंग रिड्यूसेस पेशेंट फॉल, ठीक है। तो ये हम टेक्निक यूज कर सकते हैं ताकि पेशेंट के फॉल को रोका जा सके। तो अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग एरिया है, कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर चीज को लेकर के हम एक तो रिसर्च भी कर सकते हैं और रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा माइंडसेट इस प्रकार का होना चाहिए कि हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो रिफाइंड नॉलेज है, ठीक है, जो न्यू नॉलेज है या रिफाइंड नॉलेज है, उस नॉलेज को हम पेशेंट के कंफर्ट के लिए यूज करें। कुल मिला के जो ईबीपी का सार है, समरी है, वो क्या कहती है कि हमारा एक रिसर्चर माइंडसेट होना चाहिए, और जो न्यू नॉलेज और जो रिफाइंड नॉलेज है उस नॉलेज को हम पेशेंट के कंफर्ट के लिए यूज करें। कैसे यूज करना है, इसके लिए हमने स्टेप्स देख लिए कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप क्या डियर, द क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड क्वेश्चन शुड बी इन पीको फॉर्मेट, पेशेंट प्रॉब्लम, इंटरवेंशंस, कंपैरिजन एंड आउटकम। सेकंड वन इज कलेक्ट द एविडेंस, थर्ड वन इज क्रिटिकली अप्रेज द एविडेंस, फोर्थ वन इज अप्लाई, ठीक है, फिफ्थ वन इज इवेल्युएट एंड सिक्स्थ वन इज शेयर एंड डिसेमिनेट फाइंडिंग्स। तो स्टेप्स क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एनालिसिस वगैरह, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह आप करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे फेसबुक पेज के लिंक का क्यूआर कोड है और ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। वीडियो को पॉज करके अगर आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे पेज तक पहुंच सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, नॉट सेट, DSSB, ESIC, तो ऐसी स्थिति में भी आप हमारे जो ऐप है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो ऐप है विनायक नर्सिंग एकेडमी, उस ऐप को डाउनलोड करके और आप हमारा प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में आपको सारे नर्सिंग सब्जेक्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें होंगे आपके पास वीडियो लेक्चर्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज एंड PDF नोट्स, ठीक है, जो कि डिटेल्ड है। तो कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है, तो नोट्स से आपके पॉइंट क्लियर हो सकते हैं। तो एक बार डाउनलोड करके इसको एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।